यस क्लास, आज का हमारा टॉपिक है साझेदार का दिवालिया होना। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं, अभी तक 1 से लेके 6 तक आपने जितने भी सवाल किए हैं वो सब सवाल ऐसे हैं जिनमें साझेदार जो है वो साहूकार है। साहूकार का मतलब क्या है? साहूकार का मतलब है कि यदि किसी साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो अपना डेबिट बैलेंस का पैसा फर्म को चुकाकर अपना अकाउंट परमानेंट क्या करवा रहा है, बंद करवा रहा है। ओके। बट यदि मान लीजिए कि फर्म का समापन हो रहा है और फर्म के समापन के समय कोई साझेदार दिवालिया हो जाए, दिवालिया मतलब कोर्ट ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, अब उसके पास कोई दायित्व चुकाने के लिए कोई भी धनराशि नहीं है, या कोर्ट की तरफ से उसे सभी दायित्वों से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, तो वो साझेदार दिवालिया साझेदार हैं। अब यदि समापन के समय किसी साझेदार के पूंजी खाते का डीआर बैलेंस आ जाता है और वो दिवालिया हो गया, तो उसके डीआर बैलेंस की पूर्ति कौन करेगा, कौन देगा उसका डेबिट बैलेंस का पैसा? क्योंकि फर्म का तो समापन हो रहा है, फर्म का समापन हो रहा है तो हम किससे पैसा मांगे? वो तो कह देगा कि मैं तो साहब दिवालिया हूँ, मुझे कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया और मैं अभी अपने सभी दायित्वों से मुक्त हूँ। तो ऐसी कंडीशन में फर्म उसका पूंजी खाता कैसे बंद करेगी, उसके पूंजी खाते को कैसे बंद किया जाएगा? इस संबंध में एक डिसीजन लिया गया कि यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके पूंजी खाते की हानि शेष साझेदारों को उठानी पड़ेगी। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसके पूंजी खाते की हानि को क्या करेंगे, वहन करेंगे। ये एक डिसीजन लिया गया कि यदि कोई पार्टनर क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसके पूंजी खाते की हानि शेष साझेदार क्या करेंगे, वहन करेंगे। ओके। अब यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसके पूंजी खाते की हानि शेष साझेदारों को उठानी पड़ती है। किस अनुपात में उठानी पड़ती है? तो प्रॉब्लम तो ये आएगी ना मेन, तो यदि कोई साझेदार दिवालिया भी हो गया देन इट्स ओके, हो गया तो हो गया, बट उसके पूंजी खाते की हानि को शेष साझेदार किस अनुपात में उठाएंगे, इस बात का हमें क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। तो इस संबंध में एक केस है और उस केस के निर्णय के आधार पर यह नियम बनाया गया है कि दिवालिया साझेदार की पूंजी खाते की हानि को शेष साझेदार अपने समायोजित पूंजी अनुपात में क्या करेंगे, वहन करेंगे। ये केस क्या है? ये सन 1900 की बात है कि इंग्लैंड में 3 व्यक्ति थे। इस केस का देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, गार्नर वर्सेस मर्रे मुकदमा, महत्वपूर्ण है इस संबंध में। मतलब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ये डिसीजन क्या कर रहा है, काम कर रहा है, जिसमें 3 पार्टनर थे, 3 व्यक्ति थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। उन्होंने सन 1900 में इंग्लैंड में कपड़े का व्यापार किया। ओके। वो फर्म 3 साल तक चली और 3 साल के बाद जो विल्किंस था वो लगातार हानियों के कारण फर्म को बंद करना पड़ा। उस समय जो उनका पार्टनर विल्किंस था वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। विल्किंस क्या हुआ, दिवालिया हुआ और उसके हिस्से में 475 पाउंड की क्या आ रही थी, हानि आ रही थी। उसके खुद के हिस्से में 475 पाउंड की हानि आ रही थी और कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब समस्या कोर्ट के सामने ये आई कि इस जो उसके 475 पाउंड की उसकी पूंजी खाते की कमी है, जो डेबिट बैलेंस चल रहा है, उसका बंटवारा कैसे किया जाए, कैसे उसको वहन करेंगे शेष साझेदार, किस अनुपात में वहन करेंगे। तो देखो, किसी भी फर्म में 2 ही अनुपात रहते हैं, एक तो लाभ हानि का अनुपात और एक पूंजी का अनुपात। तो सामान्यतः अपन तो ये मानते हैं कि पूंजी खाते की जो भी कमी है, जो भी हानियाँ हैं, वो सब P&L रेशो में डिवाइड की जाती है। बट कोर्ट ने कहा कि ये फर्म की हानि नहीं है। अगर ये फर्म की हानि होती तो उसे लाभ हानि खाते में भी डिवाइड कर देते हैं, मगर ये तो साधारण की व्यक्तिगत है, पूंजी खाते की कमी है ये तो इस पूंजी खाते की कमी को शेष साझेदारों के पूंजी अनुपात में ही क्या किया जाएगा, वहन किया जाएगा। तो ये केस का आप नाम याद रखेंगे, एक तो कि दिवालिया साझेदार की दशा में पूंजी खाते की जो हानि है वो किस अनुपात में वहन की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कमी जो है वो पूंजी अनुपात में क्या की जाएगी, वहन की जाएगी। दूसरा, इस संबंध में कौन सा मामला महत्वपूर्ण है? इस संबंध में गार्नर वर्सेस मर्रे केस जो है वो महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 पार्टनर थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। विल्किंस दिवालिया हो गया और कोर्ट में ये केस हुआ कि उसकी कमी को, उसके पूंजी खाते की जो हानि है, उसको शेष साझेदार गार्नर और मर्रे कैसे वहन करेंगे। तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि गार्नर और मर्रे को विल्किंस के पूंजी खाते की जो 475 पाउंड की हानि है उसे अपने पूंजी अनुपात में क्या करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा, न कि अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये बात रखेंगे कि दिवालिया साझेदार की हानि किस अनुपात में वहन करते हैं, पूंजी अनुपात में। कौन? पुराने साझेदार।
और ये जो डिसीजन है ये किस बेस पर लिया गया है, ये गार्नर वर्सेस मर्रे जो केस है उस के आधार पर क्या लिया गया है, ये निर्णय लिया गया है कि पूंजी खाते की हानि शेयर साझेदार अपने पूंजी अनुपात में ही वहन करेंगे। ओके, अब इस संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप वो भी ध्यान रखेंगे। जैसे नंबर 1, अगर सवाल आपका एक सा सवाल आ गया जिसमें ये नहीं बता रखा कि ये सवाल गार्नर वर्सेस मर्रे से करना है, कैसे करना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो एकदम कहीं तो क्लियर लिखा आता है कि भाई अब ये साझेदार दिवालिया हो गया है और आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो गार्नर वर्सेस मर्रे केस को आधार मानकर क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वहाँ तो एकदम क्लियर होता है कि ठीक है गार्नर वर्सेस मर्रे अप्लाई हुआ, दैट मीन पूंजी खाते की यानी शेयर साझेदार अपने पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। बट कई बार ऐसा लिखा नहीं आता कि गार्नर वर्सेस मर्रे से करना है क्या, तो नहीं लिखा है तो भी आप वो सवाल क्या करेंगे, गार्नर वर्सेस मर्रे से ही करेंगे। मतलब क्लियर लिखा है देन ओके, और नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं लिखा हो, मतलब सब कुछ क्या तो अनक्लियर सा है, तो आप क्या करेंगे, वो सवाल गार्नर वर्सेस मर्रे से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरी बात कि यदि आपके सवाल में गार्नर वर्सेस मर्रे का नियम अप्लाई हो रहा है तो ऐसी दशा में शेयर साझेदार अपने पूंजी खाते की हानि, अपने पूंजी खाते की जो अपने उसके पूंजी खाते की हानि को पूंजी अनुपात में डिवाइड करेंगे। और दूसरी बात कि मान लो आपने सवाल किया दिवालिया वाला और उस सवाल के अंदर जो है वो वसूली खाते की हानि, रियलाइजेशन अकाउंट क्या शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। तो जिस सवाल में गार्नर वर्सेस मर्रे लागू होता है और वहाँ वसूली खाते में क्या आता है, लॉस आता है, तो जितना लॉस पार्टनर्स के हिस्से में आया है उतना उन्हें फर्म में क्या करना पड़ेगा, कैश इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये थोड़ा अब ध्यान रखेंगे इस बात का कि दिवालिया साझेदार की दशा में यदि वसूली खाते जो बैलेंस है वो लॉस प्रेजेंट करता है, लॉस दिखाता है, तो लॉस के बराबर पैसा पार्टनर्स को क्या लाना पड़ेगा, नगद में लाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार एक न्यूमेरिकल बुक में एग्जांपल है, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि वसूली खाते की हानि नगद में नहीं लाएंगे, दैट मीन ओके नहीं लाएंगे। बट नहीं लिखा है, क्लियर नहीं हो पिक्चर, तो आप ये मान के चलेंगे कि गार्नर वर्सेस मर्रे लग रहा है या साझेदार दिवालिया हो रहा है, तो वसूली खाते की हानि के बराबर पैसा पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, फर्म में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं कि सूचना के अभाव में गार्नर वर्सेस मर्रे लगाना है, वसूली खाते की हानि सूचना के अभाव में नगद लानी पड़ेगी। और तीसरी बात क्या है कि दिवालिया साझेदार की हानि वही पार्टनर उठाते हैं जिनका पूंजी खाते का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब वो पॉजिटिव सिचुएशन में है, उनकी पूंजी खाते की जो परिस्थिति है वो अच्छी है, सीआर बैलेंस चल रहा है, पूंजी पर्याप्त है उनके पास। यदि किसी पार्टनर के पूंजी खाते का डीआर बैलेंस है तो वो किसकी क्या हानि उठा के निकाल करेगा, क्योंकि उसका तो खुद का ही पूंजी खाते का बैलेंस क्या चल रहा है, डेबिट चल रहा है, ऊपर से वो किसी की हानि उठा ले, नो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लीजिए आप कोई भी 3 पार्टनर हैं ए बी सी, अब सी दिवालिया हो गया तो नियम तो ये है कि सी दिवालिया हो गया तो उसकी हानि कौन उठाए, ए और बी उठाए। बट ए और बी उसकी हानि तभी उठाएंगे ना जब वो दोनों भी एक पॉजिटिव कंडीशन में है। अगर उन दोनों के पूंजी खाते का उनमें से किसी एक के पूंजी खाते का भी क्या चल रहा है, डीआर बैलेंस चल रहा है, तो वो तो यही बात बोलेगा कि देखो साहब मैं तो खुद ही डेबिट बैलेंस में चल रहा हूँ, मेरा पूंजी खाते का तो खुद का बैलेंस ही क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो मैं किसी की हानि कैसे उठा सकता हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे कि पूंजी खाते की हानि वही साझेदार उठाता है जिसका खुद का पूंजी खाते का बैलेंस क्या चल रहा है, क्रेडिट चल रहा है। डेबिट वाला अपनी हानि उठा सकता है। अगर कोई साझेदार का डेबिट बैलेंस चल रहा है और वो दिवालिया नहीं हुआ है तो वो अपनी हानि उठा देगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर, उसमें मैं भी हूँ, इंक्लूड हूँ फर्म के अंदर, और यदि मेरा डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट बैलेंस है और एक दिवालिया ही हो गया, अब तो दिवालिया वाले की हानि तो हम दोनों को उठानी पड़ेगी। अब हम दोनों में भी मेरा डेबिट चल रहा है, दूसरी का क्रेडिट चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा देखो भाई मेरा बैलेंस तो है डेबिट, तो मैं तो अपनी अपनी हानि उठा सकता हूँ, मेरे पास इतना देने के लिए पैसा नहीं है कि मैं उसका पैसा भी चुकाऊँ। तो इसका मतलब उसकी हानि वही पार्टनर उठाएगा जिसके पूंजी खाते का बैलेंस पहले से क्या चल रहा है, क्रेडिट में चल रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 3 बातें। एक तो सूचना के अभाव में सवाल गार्नर वर्सेस मर्रे से ही करना है। दूसरी बात, कुछ नहीं लिखा हो तो वसूली की हानि नगद में लानी पड़ेगी। और तीसरी बात कि उसके पूंजी खाते की हानि दिवालिया की वही पार्टनर उठाएगा जिसके पूंजी खाते का खुद का बैलेंस क्या चल रहा है, क्रेडिट चल रहा है। डेबिट बैलेंस वाला उसके पूंजी खाते की हानि वहन नहीं करेगा। जो खुद बेचारा लॉस में जा रहा है वो किसी का कैसे लॉस की भरपाई कर सकते हैं, हम तो अपना लॉस चुका देंगे, बस वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल है, इस टॉपिक पे एक सवाल है बुक के अंदर, एक सवाल क्या बचे हुए नेक्स्ट जितने भी न्यूमेरिकल हैं
वो गार्डनर वर्सेस मर्रे के ही हैं। तो आप ये देखिए कि बचे हुए सारे सवाल गार्डनर वर्सेस मर्रे के, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी यही है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है कि सवाल आएगा और उसे गार्डनर वर्सेस मर्रे से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं गार्डनर वर्सेस मर्रे से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, कैसे सवाल बनेगा। एक सवाल है ये बुक के अंदर, इसे ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये गार्डनर वर्सेस मर्रे एक क्या सॉरी आज एक करेंगे, बाकी आप लोगों को करने हैं, जितने पॉसिबल हुए वो आप लोग करेंगे। बुक में न्यूमेरिकल नंबर 7 है ये। बुक का 7 नंबर प्रश्न आप निकाल लीजिए। 7 नंबर प्रश्न जो है वो गार्डनर वर्सेस मर्रे पर ही क्या है, बेस्ड है। इसमें तो लिखा भी हुआ है सवाल के अंदर, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। समझ तो डायरेक्ट आ जाएगा कि गार्डनर वर्सेस मर्रे क्या करना है, न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है ये 7 नंबर न्यूमेरिकल आपसे। ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जो 4-3-3 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। 31 दिसंबर 2015 को फर्म का क्या किया गया, विघटन किया गया। और उस समय फर्म का चिट्ठा इस प्रकार है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में दिए हैं 80,000 के, कैपिटल दी है 80,000 और 60,000 एक्स और वाई की। एसेट्स में कैश बैलेंस है 6,000 रुपये का, डेप्टर्स 90,000 के हैं, जिसमें से पीबीडी 5,000 माइनस किया 85,000 नेट बैलेंस। स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 है। जेड के पूंजी खाते का क्या चल रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है। तो देखो जेड का डेबिट बैलेंस चल रहा है ना, इसका मतलब आगे जाके ये जेड ही दिवालिया होगा। तो जेड के पूंजी खाते का डीआर बैलेंस चल रहा है 9,000। तो 3 पार्टनर है, 2 का सीआर बैलेंस है और 1 का डीआर बैलेंस है। जेड का बैलेंस डीआर चल रहा है। वाई को संपत्तियों की वसूली करने और प्राप्त राशि का वितरण करने के लिए क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। मतलब फर्म ने संपत्तियों को बेचने का काम और जो पैसा आएगा उसे लाइबिलिटी को पेमेंट करने का सारा जिम्मा किसको दे दिया, वाई को दे दिया। भाई तू जाने तेरा काम जाने, सारा काम तेरे को ही करना है। वह स्टॉक और देनदारों से प्राप्त राशि का 5% क्या लेगा, कमीशन लेगा। और वसूली के सारे खर्चे क्या करेगा, खुद ही उठाएगा। यस, ये थोड़ा एक ध्यान समझने वाली चीज़ है कि यदि फर्म ने अपनी सभी संपत्तियों और दायित्वों के निपटारे का काम किसी पार्टनर को दे दिया है और उस काम के बदले फ़र्म उसे क्या देती है, कमीशन देती है। भी जो इतना काम करेगा, संपत्तियां बेचेगा, दायित्वों का भुगतान करेगा, वो उतना कुछ कमीशन तो खाएगा ही पूरे काम पे। तो फ़र्म यदि उसे कमीशन देती है तो वसूली के सारे खर्चे उस पार्टनर को खुद ही उठाने पड़ेंगे। फ़र्म ने आपको 4-5% कमीशन में सारा मामला सेट कर लिया, तो अब इसके बाद वसूली पर जो भी खर्चा लगेगा, किसी को भी ब्रोकरेज देना है, कोई कमीशन किसी को देना है, या कोई फर्दर एक्सपेंस है, तो वो सारे एक्सपेंस अब आपको करने पड़ेंगे। फ़र्म आपको 5% कमीशन देगी, बाकी सारे खर्चे आप उठाओ। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि फ़र्म ने किसी पार्टनर को संपत्तियों व दायित्वों के निपटारे के लिए नियुक्त किया है तो फ़र्म केवल उसे कमीशन देगी, वसूली के खर्चे फ़र्म नहीं उठाएगी। वसूली के खर्चे आप उठाइए, क्योंकि हम आपको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बाकी सब खर्चा आपका। तो वाई इसमें ये बताया गया है कि स्टॉक और देनदारों से जो पैसा मिलेगा उस पर 5% वो कमीशन लेगा और वसूली के सारे खर्चे क्या करेगा, खुद उठाएगा। तो वसूली के सारे खर्चे वो खुद उठाएगा, तो उसका फ़र्म के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, वो अपनी एंट्री खुद बनाए। वाई ने बताया कि वो स्टॉक को उसने 96,000 में बेच दिया और डेप्टर से उसे 72,000 रुपीज़ क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। और जो क्रेडिटर हैं उसको उसने फाइनली 76,000 क्या कर दिए हैं, पेड कर दिए। 2 संपत्तियां बेची और जो पैसा आया उससे लेनदारों को 76,000 का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर भी थे 1,000 के, जो बैलेंस शीट में नहीं थे, उनको भी उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। किसने, वाई ने, क्योंकि सारा काम वाई के हाथ में है। जेड दिवालिया हो गया, देखो एकदम क्लियर लिखा, ये सब दिवालिया हुआ, ये सब बातें तो क्लियर आएंगी। जेड दिवालिया हो गया और वो केवल 7,720 रुपये ही चुका सकता है। मतलब उसके हिस्से में चाहे कितनी भी आनी हो, चाहे 10,000 आओ, चाहे 2,000 आओ, मैक्सिमम उसके पास देने के लिए कितने रुपए हैं, 7,720 रुपये ही हैं। गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम लागू होगा और आप सवाल के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाइए। गार्डनर वर्सेस मर्रे अप्लाई होगा, लिखा हुआ है। तो समझ जाओ कि गार्डनर वर्सेस मर्रे अप्लाई होगा तो जेड की हानि को कौन उठाएगा, एक्स और वाई उठाएगा। किस अनुपात में, अपनी पूंजी के अनुपात में उन्हें हानि क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक सबसे कॉमन काम करना है तुम्हें सवाल का, कि हर सवाल की तरह यहाँ भी सबसे पहले क्या बनेगा, तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। देयर इज़ 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल में प्रश्न में दी गई संपत्तियाँ क्या की जाएंगी, सबसे पहले वसूली खाते की डीआर साइड में ट्रांसफ़र की जाएगी। एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स। ओके, तो टू सन्ड्री एसेट्स में हमारे सवाल में यहाँ पे 4 संपत्तियाँ हैं, कैश नहीं आएगा,
डेप्टर्स आएंगे, स्टॉक आएगा और जेड का बैलेंस जेड के खाते में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा टू डेप्टर्स नेट टोटल आएंगे, नेट नहीं टोटल, कितने 90,000 दिए हैं। फिर टू स्टॉक में स्टॉक की बुक वैल्यू दी है 1,20,000। ये दोनों संपत्तियां हमने क्या कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। अब आ जाइए आप लोग लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी एक ही है, ओनली क्रेडिटर और पीबीडी, सॉरी पीबीडी भी है, पीबीडी डेप्टर में से माइनस करके लिखा गया है, बट पीबीडी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि समापन के समय पीबीडी कहाँ जाता है। समापन के समय पीबीडी वसूली खाते के सीआर साइड में जाता है एक दायित्व की तरह। तो यहाँ पे दो दायित्व हैं, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिया गया है, लाइबिलिटी साइड में वो आ गया, क्रेडिटर्स कितना आ गया 80,000 का आ गया, और पीबीडी एसेट साइड में दिया गया। बस वो थोड़ा ध्यान रखने वाला मामला है कि अपन एसेट साइड पे भी नज़र डालें कि वहाँ भी एक दायित्व लिखा हुआ है, किस नाम से 5,000 रुपये का है पीबीडी का बैलेंस, तो ये बाय पीबीडी आ गया। तो दो संपत्तियाँ आ गई और दो दायित्व आ गए। डेप्टर्स का बैलेंस 90,000 आ गया, स्टॉक का बैलेंस 1,20 आ गया, क्रेडिटर्स का बैलेंस 80 आ गया और पीबीडी का बैलेंस कितना आ गया 5,000 आ गया। ये हमने संपत्ति दायित्व ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें संपत्तियाँ बेचनी है। इसने खुद ही बता रखा है कि दो संपत्तियाँ स्टॉक और डेप्टर्स से कैश मिला है, इसे 96,000 और 72,000 इन कैश। सो बाय कैश, कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन, बाय कैश एंड बाय कैश दो बार लिखा। 96,000 तो स्टॉक का मिला है और 72,000 के इसने क्या मिले हैं, डेप्टर्स के पैसे मिले हैं, हो गया। फिर आता है पेमेंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट। तो क्रेडिटर्स कितने के 80,000 के, हमारी कह रहे हैं इसने क्रेडिटर्स को 76,000 में क्या कर दिया, निपटा दिया। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश, पेमेंट कर दी ना, तो टू कैश 76,000। इसके अलावा कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी उसने क्या की है, पेड ऑफ की है, तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश कितने रुपये से, 1,000 रुपये से। तो यहाँ तक हमने क्या कर दिया, संपत्तियाँ बेच दी और दायित्वों का क्या कर दिया, भुगतान कर दिया। कि दो संपत्तियाँ दोनों बेची तो कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन और कैश अकाउंट डी आर टू रियलाइजेशन। दायित्व का पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश और रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू कैश। ओके, हो गया। अब एक और चीज़ बची है कि वो सारे काम के लिए हमें वाई को क्या देना है, 5% कमीशन भी देना है। और वो कमीशन किस पे लेगा, वो इन दो सेलिंग प्राइस पर क्या लेगा, कमीशन लेगा। 96,000 का स्टॉक और 72,000 का जो क्रेडिटर्स का पैसा उसे मिला है, उस पर वो क्या लेता है, कमीशन लेता है। तो एंट्री बनेगी, कमीशन देना है ना, देना मतलब उसके खाते में क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हम एंट्री कर देंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, योग आता है 1,68,000, जिस पे वो क्या लेगा, 5% कमीशन लेगा। तो 1,68,000 का 5% कमीशन 8,400, 8400 रुपये उसके खाते में हमने क्या कर दिए हैं, ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, पूंजी खाते का हिसाब, सॉरी रियलाइजेशन का क्या हो गया, पूरा फॉर्मेट क्या हो गया, तैयार हो गया। बस अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन का बैलेंस निकालना है। वो बैलेंस प्रॉफिट या लॉस जैसा भी है पार्टनर्स अकाउंट में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चलेगा मामला। ये दोबारा एक बार देख लें क्या क्या कैसे कैसे किया है। सबसे पहले तो संपत्तियां ट्रांसफ़र की, दो संपत्तियां डीआर में लिखी, दो दायित्व थे दोनों सीआर में लिखे, ट्रांसफ़र की एंट्री बता रखी है। एसेट्स का रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स और लाइबिलिटी का लाइबिलिटी अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। फिर दोनों संपत्तियों को उसने बेचा तो बाई कैश के नाम से एंट्री बनाई 9672। लाइबिलिटीज़ में उसने क्रेडिटर्स को पेड किया तो टू कैश, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को पेमेंट किया तो 1,000 का आया मामला। फिर कमीशन जितना संपत्तियों को बेचकर पैसा मिला है 1,68,000 मिला है, उसका क्या लेगा, वो 5% कमीशन लेगा 8,400 रुपीज़। ओके, अब निकालना है बैलेंस। तो डी आर का एडिशन ज़्यादा है, 295,400, 2,95,400 रुपये है, जिसमें से ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस सारे क्या कर दिए गए हैं, माइनस कर दिए गए हैं, 5,000, 80,000, 96 और 72,000। तो 2,95,400 में से माइनस करने के बाद पूंजी खाते की शुद्ध हानि कितनी आ रही है, 42,400 रुपये क्या आ रही है, पूंजी खाते वसूली खाते की क्या आ रही है, शुद्ध हानि आ रही है। 42,400 रुपये क्या आया, रियलाइजेशन का लॉस आया, जिससे उनके P&L रेशो 433 ये बुक में दिया हुआ है, मैं क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ 42,400 इंटू 4/10, 42,400 इंटू 3/10 और 42,400 इंटू 3/10। ये आ गया 16,960, 12,720 और 12,720। ये हानि हमने इन तीनों पार्टनर्स में क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ओके, अब आएगा नेक्स्ट मामला। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला लेवल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनता है। अगला काम आपको करना है कि आप क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो
सबसे पहले फॉर्मेट, तीन कॉलम बनाए DRCR में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या है? ओपनिंग बैलेंस है 2 का CR 1 का DR। तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD, दोनों का जो CR बैलेंस चल रहा है वो हमने लिख दिया बाय बैलेंस BD के नाम से। ओके, बाय बैलेंस BD किसका आया? X और Y का आया। बैलेंस शीट बुक में है, उसमें देखेंगे 80,000 और 60,000 बाय बैलेंस BD आ गया। उसके बाद आता है जेड का बैलेंस। जेड का बैलेंस तो DR चल रहा है भाई, कितने रुपए से? 9,000 रुपये से। तो लिख दिया टू बैलेंस BD, कितने रुपए? 9,000। 2 का CR 1 का DR। यहाँ तक हो गया मामला, फिनिश। अब आगे चलते हैं। क्या सवाल में कोई जनरल रिजर्व, कोई P&L ऐसा कुछ दिया हुआ है? सवाल में ऐसा कुछ नहीं है। तो सीधा काम करेंगे कि हम जो वसूली खाते की हानि निकाली है, रियलाइजेशन अकाउंट की हानि निकाली है, उसे का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट होता तो CR, लॉस है तो DR। तो टू रियलाइजेशन 16,960, 12,720 और 12,720 की हानि हमने पूंजी खाते में क्या कर दी? ट्रांसफ़र कर दी। ये भी हो गया। इसके अलावा और क्या बच गया? और ये बच गया कि हमने वाई को क्या दिया था? कमीशन दिया था 8400 का। तो वाई का कमीशन, वाई की इनकम है, तो उसके पूंजी खाते में क्या होगा? क्रेडिट होगा। कहाँ से? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बाय रियलाइजेशन 8400 का कमीशन वाई के खाते में क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक भी ओके है काम। फिर अगला मामला आता है, मैंने तुम्हें बताया था कि जिन सवालों में गार्डनर वर्सेस मर्रे लागू होता है, दिवालिया की प्रॉब्लम आती है, वहाँ वसूली खाते की जितनी हानि है उतनी हानि का पैसा पार्टनर्स को, फर्म को क्या देना पड़ता है? नगद में देना पड़ता है कि भाई हमारे हिस्से में ये 16,960, 12,720 की हानि आई है, तो इतना पैसा हम फर्म को क्या कर देंगे? कैश में चुका देंगे। अब देखना पड़ेगा कि हानि का कौन कितना कितना पैसा दे रहा है। तो X और Y तो पूरा पैसा देंगे कि वो क्रेडिट बैलेंस वाले पार्टनर हैं। तो हम लिखेंगे बाय कैश, कैश अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय कैश में X लाएगा 16,960 अपने पूरे, Y लाएगा 12,720 अपने पूरे। बचा कौन? जेड। जेड तो सवाल में लिखा हुआ है कि वो केवल 7,720 रुपये ही दे सकता है। तो फाइनली वो बाय कैश उससे कितने ले लेंगे? हम 7,720 रुपये ले लेंगे। वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास अब देने के लिए पैसा नहीं है, मैं तो 7,720 रुपये दे सकता हूँ। मेरे आने में कितनी, मेरे हिस्से में कितनी भी आनी हो, अपने पास देने के लिए इससे ज़्यादा रुपया नहीं। हो गया यहाँ तक तो मामला। चलिए, अब सवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमें इतना ही काम करना है कि हमें जेड की पूंजी खाते की हानि निकालनी है, और वो हानि रिमेनिंग पार्टनर्स में क्या करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है उनकी कैपिटल रेशियो में। तो जेड की पूंजी खाते की हानि निकाल लेते हैं। जेड के पूंजी खाते का पहले योग लगाएं। तो जेड के पूंजी खाते का तो DR बैलेंस चल रहा है। DR कितना चल रहा है? 12,720 प्लस 9,000, 21,720 रुपये क्या चल रहा है? उसका DR शेष चल रहा है टोटल, जिसमें से 7,720 तो उसने दे दिए। तो 21,720 में से वो 7,720 दे देता है, तो उसकी हानि बच गई 14,000 रुपये की। क्या बच गई? उसकी हानि बच गई 21,720 में से 7,720 तो दे दिए, बचे 14,000 का लॉस। ये लॉस किसको उठाना पड़ेगा? X और Y को उठाना पड़ेगा अपने इस कैपिटल रेशो में। मतलब कैपिटल रेशो उसका दे रखा है कितना? 80,000 और 60,000। तो ये इन शॉर्ट बन जाएगा 8 और 6, और 8 और 6 को और शॉर्ट करोगे तो ये बन जाएगा कितना? 4 और 3। 4 और 3 में मतलब 80,000 60,000 है ना, तो रेशो कितना बनेगा? 8 6। 8 6 को और शॉर्ट करेंगे तो 4 3 आ जाएगा। तो आप इस 14,000 की हानि को X और Y में डिवाइड कर दें। किस अनुपात में? 4:3 में। तो 4:3 में हानि बांटी जाएगी। तो X अपने खाते से कितने रुपये भरेगा? 14,000 गुणा 4/7, और Y कितना बढ़ेगा? 14,000 गुणा 3/7। तो 14,000 इंटू 4/7 का मतलब 8,000 रुपये, और 14,000 गुणा 3/7 का मतलब कितना हुआ? 6,000 रुपये किसको भरने पड़ेंगे? Y को भरने पड़ेंगे। तो अब ये जो टॉपिक नया स्टार्ट किया, बस इसमें कि यही विशेषता है। तुमने नया काम क्या सीखा? अगर तुम ये देखो कि तुमने इस सवाल में नया काम क्या किया है, तो ये जो लास्ट की काउंटिंग है ना, बस यही एक नई की है तुमने, बाकी सारा सवाल वही चला है। एक ये नया काम किया है कि वसूली खाते की हानि का पैसा उनको क्या लाना पड़ा? नगद में लाना पड़ा। तो वो तो अभी तक हमने जो मोस्ट ऑफ पीछे वाले सवाल के उनमें वसूली खाते में लाभ आया था। ये तो पहली बार कोई सवाल में हानि का लफड़ा पड़ा है आई थिंक। तो बस ये ध्यान रखना है कि एक तो गार्डनर वर्सेस मर्रे या दिवालिया वाली कंडीशन में वसूली खाते की हानि आती है, तो प्रॉफिट में नहीं, ओनली हानि में, कि हानि में पैसा क्या लाना पड़ेगा? नगद में लाना पड़ेगा। और प्लस दिवालिया साझेदार की जो हानि है उसे शेष साझेदार अपने पूंजी अनुपात में क्या करेंगे? वहन करेंगे। तो हानि निकालनी पड़ेगी। वो तो जैसे मैंने जेड का DR का योग लगाया 21,720, CR में तो उसके एक अमाउंट थी 7,720, माइनस करने पर कितना है? 14,000 का बैलेंस आ गया 14,000।
14,000 इन दोनों की कैपिटल रेशो 8:6 या 4:3 में क्या किया, डिवाइड किया 4:3 में। तो 14,000 का 4/7, 14,000 का 3/7। तो 8,000 और 6,000 पे कटेंगे किसके, एक्स और वाई के, वो किसके खाते में जमा हो जाएंगे, जेड के खाते में जाके जमा हो जाएंगे, जिससे उसकी हानि की क्या की जा सके, भरपाई की जा सके। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो जनरल एंट्री का खेल अपना तो सारा ही। तो जिसके खाते से पैसा कटेगा वो डी आर, जिसके खाते में जाएगा वो सी आर। तो एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर, वाई कैपिटल अकाउंट डी आर टू जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई कितने डेबिट होंगे, 8,000 और 6,000, और जेड को 14,000 रुपये से क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री जब पोस्ट करेंगे अकाउंट के अंदर, तो एक्स और वाई एंट्री में डी आर हो रहे हैं, तो अपने खाते में भी डी आर होंगे जेड के नाम से, टू जेड, एक्स डेबिट विद 8,000 एंड वाई डेबिट विद 6,000। और यही 8 और 6 जेड के खाते में क्या किए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे टू एक्स और टू वाई के, सॉरी बाई एक्स और बाई वाई के नाम से कितने रुपए, 8,000 और 6,000। तो एक्स और वाई खुद तो हुए डी आर, और जेड क्या हो गया उसी अमाउंट से सी आर। इसका मतलब कि इनके खाते से पैसा काट कर इसी खाते में जमा किया गया, और खाता दोनों साइड से क्या हो गया, इसका तो बराबर हो गया, इसका काम फिनिश। अब बचे कौन, एक्स और वाई, इनका भी तो बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो इनका बैलेंस निकालने के लिए तो इनके सी आर के योग लगाए और डी आर का बैलेंस माइनस किया, और जो डिफरेंस का पैसा आता है वो देकर इनका खाता भी क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया। जैसे एक्स का आ रहा है 96,960, 96,960, 96,960 में से 24,960 रुपये घटाकर इसको 72,000 रुपये टू कैश दिया, और इसका खाता क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब ये समापन है तो खाते बंद ही करने हैं, नगद में से बंद कर दो, पैसा दो और खाता फिनिश अगले का। तो 96,960, 96,960 में से 16,960 और 8,000, तो 24,960 रुपये काट कर 72,000 रुपये दिए, और खाता इसका क्या कर दिया, बंद। ऐसे ही दूसरे का वाई का, इसका रहा 81,120 सी आर का, इसमें से 12,720 और 6,000 मतलब 18,720 रुपये काट के 62,400 रुपये इसे दे दिया, और इसका खाता परमानेंट क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो इन दोनों पार्टनर्स के बैलेंसिंग फिगर कैश में चुकाए, इनके अकाउंट भी परमानेंट क्या कर दिए गए हैं, क्लोज़ कर दिए गए। अब बचा क्या है, अब बचा है ओनली सिंगल अकाउंट, सबसे कॉमन अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का क्या लफड़ है, कैश अकाउंट में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी तो सवाल में देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। टू बैलेंस बी डी में 6,000 का क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, वो उतार दिया। अगला स्टेप क्या रहता है, अगले स्टेप में आपको मैंने बार बार ये बात बताई है कि इस पूरे सवाल के रियलाइजेशन और कैश अकाउंट के अंदर, सॉरी रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जहाँ जहाँ बाय कैश है, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जहाँ जहाँ बाय कैश है, वो सब मदें कहाँ जाएंगी, डी आर साइड में जाएंगी। तो रियलाइजेशन में देखो 2 बार आपने बाय कैश लिखा, बाय कैश, तो ये तो आ गया डी आर में, टू रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन कितने रुपये, 96 और 72,000। अब आ जाओ नीचे, जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है, बाय कैश फिर है, तीनों पार्टनर पैसा ला रहे हैं, तो फिर लिख दिया 2x, 2y, 2z कितने रुपये, 16,960, 12,720 और 7,720। तो जहाँ जहाँ बाय कैश है वो सब डी आर में, बाय कैश मतलब कैश रिसीव्ड हो रहा है तो डी आर में जाएगा। अब देखो टू कैश कितनी बार है, तो टू कैश और नीचे फिर इन दोनों को भी क्या किया, टू कैश पेमेंट किया। तो 2 बार तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है टू कैश, तो बाय रियलाइजेशन 76,000, बाय रियलाइजेशन 1,000, और फिर इन दोनों को भी तो चुकाए हैं रुपए, तो ये क्या बनेगा, बाय एक्स और बाय वाई कितने रुपये, 72,000 रुपये और 62,400, और दोनों साइड का फाइनल योग क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 2,11,400 रुपये। ये लीजिए, ये हो गया आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का तो बहुत सिंपल फंड है, और ये सब कैश अकाउंट वगैरह ये सब 12th के मैटर नहीं है, ये तो बेसिक बातें 11th क्लास में पढ़ लेते हैं अपन, कि नकद की प्राप्ति डी आर में जाएगी, नकद का भुगतान कहाँ जाएगा, सी आर साइड में जाएगा। तो जितना पैसा आया है बाय कैश के नाम से पूरे सवाल के अंदर वो डी आर में, टू कैश के नाम से जो पेमेंट किए हैं वो सब सी आर। टू कैश पेमेंट है, बाय कैश रिसिप्ट साइड, तो बाय कैश डेबिट में आ गए सारे के सारे, और टू कैश कहाँ चले गए, क्रेडिट में चले गए सारे, और फाइनली दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं कितने से, 2,11,400 रुपये से। ओके, न्यूमेरिकल नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर वो आप ट्राई करेंगे। ओके क्लास।